हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अभी हम बेसिकली देखेंगे 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में जो है यहाँ पे बात करता है कि लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्केल और इधर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक ही क्वेश्चन से हम चारों स्केल को समझ लेते हैं कि क्या है स्केल और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो फर्स्ट स्केल है आपका यहाँ पे थ्रस्टोन स्केल, ठीक है। तो जो थ्रस्टोन स्केल है वो किस लिए यूज होता है? इट इज द फर्स्ट फॉर्मल टेक्निक टू मेजर एन एटीट्यूड, ठीक है। ये एक फॉर्मल टेक्निक है जहां पर हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली कौन से एटीट्यूड को यहाँ पर मेजर किया जाता है? एटीट्यूड टूवर्ड दी रिलीजन, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था? लुइस लियोन थ्रस्टोन ने इसको डेवलप किया था, विच इज 1928 में इसको डेवलप किया गया था। इसको बेसिकली इसका काम क्या है? एटीट्यूड को मेजर करना। कौन से एटीट्यूड? किसी रिलीजन के तरफ कैसा एटीट्यूड है इसको क्वांटिफाई किया गया। इट इज मेड अप ऑफ अ स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। ईच स्टेटमेंट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इंडिकेटिंग हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल इट इज जज टू बी। तो यहाँ पे हर स्टेटमेंट के लिए एक कुछ उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई और फिर उसको जज किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि इसको डेवलप मतलब जो है 1928 यानी कि बहुत पहले किया गया था और ये फर्स्ट फॉर्मल टेक्निक थी जहाँ पर हम एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। एटीट्यूड कौन से होंगे? रिलीजन वाले एटीट्यूड को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? हर क्वेश्चन को हम फेवरेबल और अनफेवरेबल के बेसिस पे जज करना होगा। पीपल चेक ईच ऑफ द स्टेटमेंट टू विच दे अग्री और मीन स्कोर कंप्यूटेड इंडिकेटिंग द एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड को जज करना। तो जैसे कि अगर आप देखें कि ये इस टाइप का आपने देखा होगा, हाउ वुड यू लाइक आवर सर्विस, ऐसे ही वहाँ पे कभी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो आपसे फीडबैक फॉर्म या फिर फीडबैक लिया जाता है। तो वहाँ पे भी ऐसे होता है ना कि अग्री मतलब कैसा लगा आप सर्विस को, तो यहाँ पे उसको क्वांटिफाई किया गया। तो यहाँ पे सर्विस नहीं था, चीज़ें कैसी हैं? रिलीजन से रिलेटेड होगा, किस रिलीजन के लिए कैसा एटीट्यूड है ये मेजर करना, ये होता है थ्रस्टोन। नेक्स्ट स्केल जो है आपकी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है। ये क्या कहता है? सिमेंटिक डिफरेंशियल इज अ मेजरमेंट स्केल डिजाइन टू मेजर अ पर्सन सब्जेक्टिव perception and affective reaction to the properties of concepts, object and event by making use of set of bipolar scale। यानी कि यहाँ पर जो स्केल है वहां पे क्वेश्चन कैसे होंगे? बाइपोलर, जिसमें दो चीजें होंगी, ठीक है, बाइपोलर, या तो यस, नो, गुड, बैड, ऐसी वाली चीजें। तो ये है बैड, गुड, क्रूएल, काइंड, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट, अनफेयर, फेयर, ऐसी बाइपोलर चीजें आएंगी आपकी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में जब हमें मेजर करना होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिकर्ड स्केल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस भी इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में भी पूछे गए हैं। तो लिकर्ड स्केल इज अ मेथड डिजाइन टू मेजर द पीपल एटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों के एटीट्यूड को मेजर करते हैं, बट ये कैसा होता है? इन द स्टडी ऑफ सोशल एटीट्यूड को यहाँ पर मेजर किया जाता है। और ऐसी ही एक और स्केल है सुमेंटेड स्केल, उसमें भी लिकर्ड स्केल के जैसा ही उसका भी स्ट्रक्चर होता है। Cemented scale is made up of the series of statements that reflect the positive and negative attitude toward the object। तो जो बेसिकली आपके लिकर्ड स्केल है वहां पे हम इसको 5 पॉइंटर स्केल के नाम से भी जानते हैं। और 5 पॉइंटर स्केल अगर होगी तो उसका कैसा फॉर्मेट होगा? जैसे किसी प्रोडक्ट को लेकर के अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हैं, स्ट्रांगली, डिसअग्री, डिसअग्री, बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो डिसअग्री और ना ही अग्री है, या फिर अग्री और स्ट्रांगली अग्री, इस तरह की जो स्केल आपकी होती है वो लिकर्ड स्केल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर्बिट्रारी स्केल।
आर्बिट्रारी स्केल क्या होता है? आर्बिट्रारी स्केल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर प्री सेलेक्टेड ऑन 0 to 4। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से होता है, 0 to 4 या फिर 1 to 5। आंसर स्केल एंड स्कोर आर्बिट्रारी। आर्बिट्रारी स्केल आर क्रिएटेड ऑन केस बाय केस बेसिस, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? केस बाय केस, सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका कोई आंसर है, अब उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दैट इज द आर्बिट्रारी। ठीक है, एंड मोस्टली बेस्ड ऑन द रिसर्चर ओन सब्जेक्टिव आइटम सिलेक्शन। रिसर्चर खुद डिसाइड करेगा कि उसको नेक्स्ट क्या पूछना है। The researcher begin by gathering a few statement or a fact that he considered the unambiguous and relevant to the topic। तो वो उसका जो फोकस रहेगा वो वैसे रहेगा कि हम जो भी क्वेश्चन पूछे वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो ये ऐसी होती है आर्बिट्रारी स्केल। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो कैसा है कि पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज रॉन्ग। तो अब यहाँ पे अग्री और डिसअग्री में टिक करना है। ठीक है, डाइवर्सिटी हायरिंग टेक अवे द जॉब फ्रॉम। अब यहाँ पे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी पे सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये ऐसी स्केल होती है। सो अभी देखते हैं आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे कहता है कि आर्बिट्ररी स्केल। तो आर्बिट्ररी स्केल में क्या होता है? क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कौन करेगा? जो रिसर्चर है वो, और वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ के पास जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरी बेसिस। सो ए इज रिलेटेड टू 4। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रस्टोन स्केल। थ्रस्टोन स्केल में क्या है? यहाँ पर आपको बताया था कि एटीट्यूड को मेजर करने के लिए फर्स्ट स्केल डेवलप की गई थी। तो एटीट्यूड स्टेटमेंट आर डिसाइडेड बाय जजेस। तो ये आपकी थ्रस्टोन स्केल होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में क्या था? लिकर्ट स्केल में हम एटीट्यूड तो चेक करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जैसे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उस वो अपना देगा रिव्यू कि उसको कैसा लग रहा है। ठीक है, और लिकर्ट स्केल में और क्या बात थी? ये सुमेंटेड रेटिंग की जैसी यहाँ पर रेटिंग होती है। यहाँ पे जो रेटिंग होती है वो सुमेंटेड रेटिंग होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या बताया था कि यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 7 एस्पेक्ट्स ऑफ बिटवीन 2 बाइपोलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था ना कि यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट थे। ठीक है, और यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंशियल में कैसा होगा? बाइपोलर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो वही चीज यहाँ पे दिया, इट कंसिस्ट दी 7 एस्पेक्ट्स ऑफ बिटवीन दी 2 बाइपोलर ऑब्जेक्टिव। 7 एस्पेक्ट्स होंगे और बाइपोलर ऑब्जेक्टिव होंगे। ये सभी चीजें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। जैसे लिकर्ट क्या है? 5 पॉइंटर रेटिंग स्केल है। ये क्या है? 7 पॉइंटर रेटिंग स्केल है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज रिलेटेड टू 4, बी को 1 से रिलेट करेंगे, सी को 2 से और डी को 3 से। तो ये ऑप्शन है। वैसे देखिए अगर इसमें आपको एक भी स्केल के बारे में अच्छे से पता होता तो आप यहाँ पर सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो बट अब हमने तो चारों सीख लिए हैं, तो कोई भी एग्जाम में आए आप मार्क कर सकते हैं इजीली। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होते हैं, ये जानना चाहता है। तो बेसिकली देखिए पहले क्या होता है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमारे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र है, जिसको हम बदल सकते हैं, बदल करके बार बार हम चेक कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलता है कभी रिजल्ट में कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ये इम्पैक्ट नहीं डाल करके बल्कि बाहर से कुछ और वेरिएबल हैं जो इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो वो वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे एक्स्ट्रोनॉट वेरिएबल। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रोनॉट वेरिएबल बोलते हैं। और इसमें एक बात समझनी है कि जो एक्स्ट्रोनॉट वेरिएबल है और एनी वेरिएबल यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी दैट कुड आल्सो हैव सम इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके एक्स्ट्रोनॉट वेरिएबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई पर्सन है, जो स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या हो सकता है?
उनको जो भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो होगा, और उनके जो स्टडी आवर है वो इम्पैक्ट डालते हैं। ये दो चीज़ें मुझे लगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली इम्पैक्ट करते होंगे, बट एक्चुअल में मैंने जब स्टडी की तो पता चला कि वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि उनके रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि उनका फोकस लेवल, कि वो कितने फोकस्ड हैं, ठीक है, वो कितने एक्टिव माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, यानी कि हम कह सकते हैं टेम्परेचर हो गया, जो मतलब वेदर कंडीशन है। एनवायरनमेंट है वो कैसा, जैसे कि नॉइस है या प्लेजेंट, मतलब बहुत ही शांत है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इम्पैक्ट डालती हैं उसके रिजल्ट पे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल, जबकि क्योंकि ये चीज़ें हमारे स्टडी का हिस्सा नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और इसको समझते हैं ध्यान से कि हम कैसे पहचाने कि क्या जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक्स्ट्रानॉट वेरिएबल हैं। तो anything that is not the independent variable that has potential impact या effect of the result is called the extranot variable, ठीक है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में क्या था, जो भी टेम्परेचर हो गया, यानी वेदर कंडीशन हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, उसका फोकस पॉइंट, ये सारी चीजें। तो इट कैन बी अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिसिपेंट, ये जो चीजें होंगी वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो उसकी अपनी हो सकती है, या नेचुरल, जैसे टेम्परेचर है तो अब ये क्या है, तो नेचुरल वेदर कंडीशंस हो गई, तो सच एज इंटेलिजेंट हो गया, उसका लेवल कैसा है, और जेंडर, एज, ये सारी चीजें जो है जब हमें इम्पैक्ट डालने लग जाए तो वो एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मेमोरी, ठीक है। जैसे किसी की मेमोरी है, अब उसको चेक करना है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है तो नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल, कितना जल्दी वो रिकॉल कर लेता है। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं स्टडी कर रही थी वो है कैफीन, बट अब देखा कि कुछ बाहर से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, हो सकता है उसका स्टडी टाइम, हो सकता है वो कैफीन किसके थ्रू लेता है, टी के थ्रू या कॉफ़ी के थ्रू, नॉइज, टेम्परेचर, ये सभी क्या हो गए हमारे एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल, ठीक है। तो जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रानॉट वेरिएबल होंगे, हम ऐसे पहचान जाएंगे, ठीक है। कभी आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख के आ जाए तो भी आप समझ जाना। अब उसमें एक आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, एक आर्टिफैक्ट्स है। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, इट रिफर टू द वेरिएबल दैट शुड हैव सिस्टमैटिकली वेरीड आइदर विद इन अक्रॉस स्टडी बट दैट वाज एक्सीडेंटली हेल्ड कांस्टेंट। मतलब आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें जो कि खुद से एक्सीडेंटली अफेक्ट कर रही होंगी और जो चेंज होती जाएंगी, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी को कोई वेदर टेम्परेचर किसी को उतना अफेक्ट ना डालता हो, किसी को नॉइज इम्पैक्ट नहीं डालती है, तो ये चीज़ें किसी को डे का टाइम, डे और नाइट के टाइम में मतलब इम्पैक्ट नहीं डालता है बट किसी को अफेक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें जो कि नेचुरल हैं और एक्सीडेंटली अकर होती हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं। तो आर्टिफैक्ट्स आर द थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, आर्टिफैक्ट्स की वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी थ्रेट होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एक्स्ट्रानॉट वेरिएबल होते क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स्ट्रानॉट वेरिएबल हमको किस नाम से जाना जाता है, तो आर्टिफैक्ट्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटरवेनर है और कॉन्टिग्यूअस फैक्टर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आर्टिफैक्ट, यानी कि क्या होता है, जो कि एक्सीडेंटल होता है, ठीक है, जो कि चेंज हो जाता है सिचुएशन टू सिचुएशन, तो वही आपका एक्स्ट्रानॉस भी होता है। सो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द नोशन ऑफ टर्न टेकिंग इज एम्प्लॉयड इन। नोशन, नोशन का मतलब क्या होता है, आइडिया, ठीक है, किसी के माइंड में कुछ आइडिया होना, दैट इज ऑल्सो बी अ नोशन। अब टर्न टेकिंग क्या होता है, टेकिंग अकर इन कन्वर्सेशन व्हेन वन पर्सन लिसन व्हाइल अदर पर्सन स्पीक। फिर क्या होगा, एज द कन्वर्सेशन प्रोग्रेस द लिसनर्स बिकम स्पीकर। तो मतलब ये टर्न टाइप का हो गया कि एक बोलेगा फिर दूसरा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हेलो, फिर दूसरा बोलता है यहाँ हाय,
और जो फर्स्ट पर्सन है फिर वो पूछता है हाउ आर यू, फिर दूसरा जो है जो लिसनर है वो अब स्पीकर बन जाता है, तो ये टर्न टेकिंग, ठीक है, वन बाय वन। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो टेक्निक है टर्न टॉकिंग, ये कहाँ पर इम्प्लॉयड होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च में या किसी और रिसर्च में। तो देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च तो कैसे रिसर्च होती है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारी पहले से मतलब अवेलेबल हैं, हम उन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और हमको जो भी उसका डेटाबेस मिल जाएगा हम उसे अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व करके और हम वहाँ से कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, यानी कि टर्न टॉकिंग या टर्न टेकिंग जो चीज़ है उसमें क्या होता है कि एक पर्सन कुछ बोलेगा, जैसे हेलो कोई बोलेगा तो आप उसका रिस्पॉन्स हेलो से ही देंगे, आप उसको अपना एड्रेस नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर देना है। तो हिस्ट्री में तो ये बात नहीं होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जो आप ढूंढ रहे हैं वो वैसे सिचुएशन में आंसर मिलेगा वो तो नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पहले हो चुका है, जो चीजें हैं वो एज इट इज आपको एक्सेप्ट करनी है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडरी, जो भी आपकी सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड रिसर्च है वो कोई भी नहीं हो सकती, जो प्राइमरी पे हो रही है वही रिसर्च यहाँ पर हो सकती है, तो सेकेंडरी एनालिसिस भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, चीजों को डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ये क्या है, प्राइमरी डेटाबेस है, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला आपका आंसर होगा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, थर्ड इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अटेम्प्ट्स आर मेड टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट फ्री जर्नलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जर्नलाइजेशन के लिए होती है। तो सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट फ्री जर्नलाइजेशन है, ये वर्ड आपका कंप्यूटर साइंस से या आईसीटी से नहीं रिलेट करता है, ये वर्ड आपका रिसर्च से रिलेट करता है, ठीक है। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री की अगर मैं बात करूं बेसिक तौर पे, तो अगर मैं जब हम लिखते हैं इंग्लिश में जब हम कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हम प्रॉपर ग्रामर को देखते हैं, यानी कि जो भी रूल्स वगैरह होती है उसको हम फॉलो करते हैं, और जब हम बात करते हैं तो हम उतना सिंटैक्स और ग्रामर के उतने फिक्स रूल को नहीं फॉलो करते, मतलब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री होकर के बात करते हैं, ठीक है। तो अब अगर रिसर्च में बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री है ये बात कर रहा है जीवन के मूल्यों से रिलेटेड, ठीक है। इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज सपोज टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। बी फ्री ऑफ सोशल कल्चर वैल्यू एंड द रिसर्चर टू डिटैच फ्रॉम और नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, मतलब जैसे जो जीवन के मूल्य होते हैं, मूल्यों की बात करें जैसे कि लव, हेट, केयर, ओबे, रिस्पेक्ट, शेयर, गिव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, गाइड, ये सारी चीजें क्या है, जीवन के मूल्यों की बात कर रहा है। नैतिक मूल्य होते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे मत बोलो, तो वो सारी चीजें क्या है, वो जीवन के मूल्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जहां पर कॉन्टेक्स्ट फ्री होकर के रिसर्च की जाती है। तो ध्यान देना है इसमें, जब भी हम बात करें कि जहां पे अगर आप देखेंगे कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, जहां वहां पे हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट जैसे कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हम जो भी जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर को हम चेंज कर करके देखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा ये हम देखेंगे, और फिर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम बता देंगे, वो हम उसको हम जर्नलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम जब चेंज करते हैं या जो भी इम्पैक्ट हम यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अब जीवन के मूल्यों को नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपने कोरोना की वैक्सीन बनानी है तो वहां पर क्या होगा
क्या हमको क्या करना होगा कि हम बस जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका जो भी रिजल्ट आया होगा आप उसको बताएंगे, उसको आप जर्नलाइज कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे आप नैतिक मूल्यों को अच्छा बुरा आप ये तो नहीं सोचोगे कि नहीं अरे अल्कोहल तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट हम वैक्सीन में अल्कोहल नहीं, तो हम वैक्सीन में अल्कोहल नहीं डाल सकते। बट अगर उससे जो है वैक्सीन प्रॉपर बन सकती है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ों को क्योर करना है और उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, जो भी रिजल्ट आया है उसको जर्नलाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जहाँ पे जीवन के मूल्यों की बात नहीं की जाती है, वो आपकी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि साइंटिफिक जो रिसर्च होगी वहाँ पर ये यूज होगा, ठीक है। सो इसमें आपका आंसर जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाएगा। सो द आंसर इज 4th, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में कहता है अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ नॉमिनल लेवल कैन बी यूज इन हायर लेवल स्टैटिस्टिक इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहता है, नॉमिनल लेवल की बात करता है। जैसे जो भी हमारी स्केल होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपकी हमारी 4 स्केल होती हैं, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल होती है। नॉमिनल स्केल में क्या चीजें, जैसे कि किसी का भी आईडी नंबर, अगर आधार कार्ड की आईडी की बात करें तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनल, हम चीजों को ऑर्डर में कर पाते हैं और ऐसे करके धीरे धीरे चीजें मतलब और हम जो है उसको नंबर के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में हमको चीजें मिलती जाती है जहां पर हम ज्यादा स्टैटिस्टिक का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, अ वेरिएबल जो कि हम मेजर कर रहे हैं नॉमिनल स्केल पर, उस पे हम हायर लेवल का स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं अगर उसको कन्वर्ट किया जाए अदर फॉर्म में, ठीक है। नॉर्मली नॉमिनल लेवल के स्केल पर हम हायर लेवल की स्टैटिस्टिक नहीं लगा सकते। देखिए नॉमिनल लेवल क्या होता है, अ वेरिएबल मेजर ऑन अ नॉमिनल स्केल वेरिएबल दैट डोंट हैव एनी रियली हैव इवैल्यूएटिव डिस्टिंक्शन, हम उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है। वन वैल्यू इज रियली नॉट एनी ग्रेट, मतलब उसमें कोई भी बड़ा छोटा है ही नहीं। जो नॉमिनल स्केल है वहां पे कोई बड़ा छोटा कुछ भी ऐसा नहीं है, कम ज्यादा, तो हम उस पर कोई नॉर्मल स्टैटिस्टिक हम नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। गुड एग्जाम्पल नॉर्मली जैसे कि जेंडर वगैरह हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें अदर फॉर्म में, यानी कि हम उसको क्वांटिफाई कर दें, जो नॉमिनल चीज है उसमें हम अगर कुछ डेटा उसको दे दें 1 2 3 कुछ दे दें, तब हम उस पर हायर स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं। हायर स्टैटिस्टिक का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके आगे की चीजें हम उस पर इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो बात यहाँ पे क्लियर होगी। द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर जो कन्वर्ट करने की बात कर रहा है स्टेटमेंट 1 में, वो डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करने की बात कह रहा है। यहाँ पर देखिए डमी वेरिएबल क्या होते हैं, अ डमी वेरिएबल इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। यानी कि डमी वेरिएबल वो वेरिएबल है जहां पर हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर, रेस, पॉलिटिकल एफिलिएशन एक्सेट्रा। टेक्निकली जो है डमी वेरिएबल आर डायटोमस और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे हम उन चीजों को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो पहले न्यूमेरिक नहीं हो सकती थी, जिनमें कोई भी कम ज्यादा छोटा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल है कि हम इसको रिप्रेजेंट करें 0 1 2 3 से, लाइक चाइल्ड, टीन, अडल्ट, इन सभी चीजों को अगर हम इस तरह से एंट्री करें, किसमें, SPSS के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। SPSS एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम हाई लेवल के स्टैटिस्टिक को यूज करने के लिए यूज करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो ये होता है डमी वेरिएबल जहां पर हम चीजों को क्वांटिफाई कर पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर हम उन चीजों को क्वांटिफाई करें जो पहले की नहीं थी। जो पहले कैसी हुआ करती थी, पहले कैटेगोरिकल होती थी, ठीक है।
तो कैटेगोरिकल को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कर दिया और यहाँ पर बोल रहा है वो कन्वर्ट करके क्या हम उस पर हायर स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। बेसिकली जो डमी वेरिएबल है ये सभी यूज होता है हमारा SPSS में। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप रिसर्च करने जाएंगे अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, ट्रू हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज दी सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। कह रहा है इनमें से कौन सी चीज जो है एडवांटेज है जब हम ऑब्जर्वेशन की तरीके से डेटा को कलेक्ट करें। तो पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन बिकम अ साइंटिफिक टूल एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, एक मेथड है डेटा कलेक्शन का फॉर रिसर्चर व्हेन इट सर्व्स अ फॉर्मुलेटेड रिसर्च पर्पस इज सिस्टमेटिकली प्लान्ड। जब हम रिसर्च के लिए ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है, एक प्लान्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम रिकॉर्ड भी करते हैं, प्लान्ड एंड रिकॉर्डेड, एंड इट्स सब्जेक्टेड टू चेक एंड कंट्रोल दी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन इज द वे ऑफ गैदरिंग डेटा बाय, कैसे गैदर किया जाता है, बाय वॉचिंग बिहेवियर। हम लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एथनोग्राफिकल हुआ तो वहां पे जाके चीज़ों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, ये हो गया इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। नोटिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग में चीज़ों को देखना। ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है, ये भी जान लीजिए। यहाँ से ओवर्ट कोवर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ओवर्ट से क्या मतलब है, everyone knows they are being observed। जब जो वेरिएबल जिनको स्टडी किया जा रहा है, जो सैंपल, उनको पता हो जाए, चल जाए कि हमको स्टडी किया जा रहा है, तो वो ओवर्ट है। और जब उनको पता ना हो तो वो कोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब उनको नहीं पता है कि वो अंडर दी ऑब्जर्वेशन है तो उसको कोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस ओनली इन नेचुरल सेटिंग, तो केवल और केवल नेचुरल सेटिंग में ही ऑब्जर्वेशन होगा, क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है, चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है उसको देखा जाता है, बट केवल ऐसा होगा ऐसा नहीं है। हम कुछ वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें भी देखा करते हैं, सो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड डिमांड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सब्जेक्ट इन द प्रोग्राम। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि कोवर्ट और ओवर्ट वाला, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। हमें ये नहीं देखना है ना, हम ऑब्जर्व तो इसलिए कर रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या करता है दिन में, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एक्टिवली स्टडी ही करे, हो सकता है ना भी करे, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा वो नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है। तो हम यही तो स्टडी करना चाहते हैं कि वो एक्टिवली, जैसे यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं कि एक्टिवली पल्स रेट प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, तो ये चीज़ तो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा उसके रिजल्ट पे। सो ये चीज़ नहीं है, और बेसिकली हम ऑब्जर्व तभी कर रहे होते हैं जब हमें कहीं ना कुछ चेक करना हो, हमें कुछ गड़बड़ लगती है तब करते हैं। सो बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आर नोन फॉर डायरेक्टनेस, तो ये बात ठीक कह रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक डायरेक्शन रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी, जो भी आर्टिफिशियल चीज़ है उसको हम यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं जब भी हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात नेचुरल सेटिंग की करते हैं और यही इसका एडवांटेज है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल चीज़ों को यहाँ से रिमूव करना है, जो एक्चुअल में जो चीज़ है वो सामने लेके आना है, ग्राउंड लेवल पे क्या मिल रहा है ये देखना है, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। जैसे एथनोग्राफिकल रिसर्च में भी क्या होता है कि वहाँ पे भी कौन सा टूल यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशन मैथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में उनको क्या मिल रहा है वो चेक करना है,
ठीक है, मिनिमाइज करना है, अपना रिसर्चर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिनिमाइज करेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ों को मिनिमाइज करेगा, एक्चुअल में क्या है उसको देखना है। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कैन बी यूज इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी फॉर एक्यूरेसी, वो तो अभी हमने देखा ही, जैसे पल्स रेट वगैरह को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, जैसे किसी ने कोई बात कही तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आपकी ऑब्जर्वेशनल चीज़ें हो सकती हैं। तो सी, डी और ई ये तीनों ही सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो देखिए ये आपका ऐसे होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये बेल शेप कर्व, जो ऐसे नॉर्मल वाली बेल होती है ना, मंदिरों में लगी रहती है, अगर आप देखें तो ये नॉर्मल कर्व इसको बोलते हैं, इसको बेल शेप कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अगर आप देखिए फिगर तो सिमेट्रिक है, अगर मैं बीच में से इसको आधा आधा काट दूं तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, या मैं फोल्ड कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक होता है अबाउट मीन, यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसका मीन होता है, और यहीं पे मीन होता है, यही आपका ये मीन होता है, यहीं पे मीडियन होता है, और यहीं पे इसका मॉड भी होता है। तो मीन, मीडियन, मॉड ऑल आर इक्वल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक बात ये भी है कि ये जो फिगर है ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इस अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये नॉर्मल कर्व इस तरीके से बनेगा, कभी भी ये एस एक्सिस को टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिक कहते हैं इसको। और ये जो कर्व के अंदर जितना भी एरिया आता है उस एरिया की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और ये यूनिमोडाल होता है, मतलब एक मॉड होते हैं। ठीक, और अगर मैं बताऊं आपको तो इस फिगर को देख के आप समझ रहे हैं कि ये तो हो गया मीन, और यहाँ पे क्या होता है, मीन से अगर एक कॉलम आप आगे बढ़ते हैं यानी कि 34%, तो यहाँ पे आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, जैसे इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो 0 होता है, समझ लीजिए, इधर जाएंगे तो माइनस में आती है वैल्यू, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आती है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1, इसके जो जो एरिया अंडर द कर्व है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 68% तक का जो भी होता है वो आपका ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, 95 अगर है ये वाला देखिए तो ये ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और 99 तक अगर होता है तो ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट रिफ्लेक्ट द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, गलत है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ अ बेल शेप कर्व, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट शोज दी स्टैंडर्ड डेविएशन, गलत है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। नेक्स्ट कहता है कि मीन, मॉड एंड मीडियन coincides at the center of the distribution, ये बात ठीक कहता है। नेक्स्ट है द कर्व इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये भी बात ठीक है। सो स्टेटमेंट बी, डी और ई, बी, डी और ई ऑप्शन फोर्थ में है, सो 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 43 क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कह रहा है, बताइए। तो देखिए बेसिकली 2 तरह की रिसर्च है आपकी, अगर हम क्लासीफाई करें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, हम यहाँ पे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंक्लूजन, स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या होता है, एनालिसिस आर मोर देन न्यूमेरिक डेटा, अदर देन न्यूमेरिक डेटा, डिस्क्राइब द टॉपिक मोर देन मेजर। इट इज जो है यहाँ पे नेचुरल चीजें होती हैं, नैरेटिव होता है, एक्सप्लेन किया जाता है, ओपिनियन को देखते हैं, व्यूज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। जैसे एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया, यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे
इनमें से कौन सा फीचर है क्वालिटेटिव डेटा का, रिसर्च का? इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। तो हाँ, ये कंसर्न करता है क्वालिटेटिव में हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव को हमें लेके आना होता है। सो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट कहता है इट अज्यूम दैट देयर इज अ सोशल फैक्ट विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं होती है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। जब ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी तब तो वो आपका क्वांटिटी हो गया ना, क्वांटिफाई हम कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है, बी वाले स्टेटमेंट नहीं होंगे और ए वाले होने हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन दिस सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट। बिल्कुल, रिसर्चर को बिल्कुल इमर्स हो जाना होगा, तभी रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आपको एकदम इमर्स होकर चीज़ों को एनालाइज करना होता है, समझना होता है। ठीक है, सो सी इज करेक्ट कि रिसर्चर इज डिटैच, रिसर्चर को वहाँ से डिटैच करना होगा अपने आप को, जिससे कि बायसनेस ना हो। नहीं, रिसर्चर को उस चीज़ में बिल्कुल इंडल्ज होना होगा, देखना होगा एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपेंट से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे सैम्पल्स को हम चेक करते हैं। तो जैसा हमारा रिसर्च होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है, और जहाँ पे सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ए भी सही है, सी और ई, ये तीनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेथड ऑफ रिसर्च है और उसको हमें मैच करना है। तो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टर्स, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हियर वी चेक द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें, तो कई बार मैंने आपको समझा दी हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हुई है, जो घटना घटी है, उसको उसी तरह बता देना है, उसमें कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन दी फेनोमेना व्हाट इट इज एंड व्हाट वाज इट, शोज एंड डिस्क्राइब बाय अदर रिलेटेड टू द करंट इश्यूज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। एक्सपोज फैक्टो, तो एक्सपोज फैक्टो डिस्क्रिप्टिव का ही एक हिस्सा होता है। इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, इट अप्लाई व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी अफेक्टेड। और यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि किस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल का ये हाल हुआ, तो वो हम एक्सपोज फैक्टो में देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। ठीक है, वी गेट द आंसर ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हिस्ट्री पे बेस होता है। अब आज हम जिन चीज़ों पे, जिस पे हमारी हिस्ट्री की रिसर्च हो रही है, लेट्स सपोज है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं ताजमहल पे, तो अब जो जिसने बनवाया, जो भी कुछ जब वो हुआ, तो तब के लोग तो अब नहीं हैं, जिसने बनवाया वो अब नहीं है, शाहजहां अब नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ बताएंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं बुक में, पेपर में या कुछ भी कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो हम उसके थ्रू बता सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। कोई कुछ कह रहा है, कोई किताब कुछ कह रही है, कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल कुछ कह रहे हैं, तो व्हाट इज़ एक्चुअल में करेक्ट। तो यहाँ पर इसीलिए क्रिटिसिज्म होता है बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो जो क्रिटिसिज्म है उसको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इसको डिटेल में मैंने आपको रिसर्च वाली क्लास में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, काफ़ी कुछ है वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में। तो मैच कराना है हमें, तो यहाँ पे जो इधर फीचर्स दिया हुआ है वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स टैब्ड विद एम्फेसाइज ऑन इंटरनल क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटस ऑफ फैक्ट एंड कंडीशन आर असर्टेन्ड। नेक्स्ट है अ वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू सी द इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल। ये हम किस में करते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल में करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें हम चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल बदल के देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे द डिफरेंस आर नोटेड एंड फैक्टर यहाँ पे कॉजुअल अदरवाइज डिटरमाइंड। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उनको स्टडी किया जा रहा है कि क्या
कौन सी चीज़ से जो इम्पैक्ट डाल रही है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम पता लगा रहे हैं, तो वो हम किस में करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो में करते हैं। सो ए को थर्ड से रिलेट करना है, बी को फोर से रिलेट करना है। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च है यहाँ पर। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी, दोनों ही तरीके का जो है क्रिटिसिज्म होता है। तो डी को वन से रिलेट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटस ऑफ फैक्ट एंड कंडीशन असर्टेन्ड, जो जैसा है एज इट इज बता देना। ये हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं। तो सी को टू से रिलेट कराएंगे। तो आंसर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। अगर आप एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सही से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग टेक्निकल जॉब। बिल्कुल ठीक बात है, डेटा एनालिसिस एक टेक्निकल जॉब है, ठीक है। हम देखते हैं ना यहाँ पे कई सारे टूल यूज़ करते हैं, SPSS। अगर आप जाएं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, IIT IIM में, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, SPSS आता है कि नहीं आता, R आता है कि नहीं आता, पाइथन आता है कि नहीं आता। एक ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर आपको IIT जैसे टॉप कॉलेजेस में अगर स्टडी करनी है, तो अगर आपको टाइम मिले आफ्टर दिस एग्ज़ाम, तो आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको लगे कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ। डेटा आपको मिल जाता है लैपटॉप से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप देखें कि जो यूट्यूब वगैरह है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप उसको स्टडी करें तो आप वो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जिससे आपके लिए इंटरव्यू काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे है डेटा एनालिसिस इन द रिसर्च बीइंग अ टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक डज नॉट मैटर। तो रिसर्च एथिक नहीं मैटर करेगा, ये किसने कह दिया, रिसर्च एथिक तो हमेशा मैटर करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट है कि ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल द स्टेज ऑफ द रिसर्च। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे रिसर्च का अगर हम देखें कि हमें क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करना है तो भी हम कर सकते हैं। लिटरेचर हमको पढ़ना है तो रिसर्च पेपर को हम डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमें अगर लिटरेचर सर्वे लिखना भी है, किसी का रेफरेंस भी देना है, तो भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ICT का यूज़ कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन करना है तो कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस करना है तो भी हम करते हैं। तो हम बहुत सारे स्टेप पे ICT का यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट टू तो सही है, बट स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है। तो फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, ये आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो लिकर्ट स्केल वगैरह जो भी बताया है उसको आप अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरा ये चैनल है, ग्रुप है यहाँ पे टेलीग्राम का, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डेली यहाँ पे क्विज़ेस होते हैं और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।